जय हिंद सभी को। तो आज हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किए थे बेटा, वो फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने 300 क्वेश्चंस। तो आज हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ये भी लगभग 300 के करीब क्वेश्चन हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं कि आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है एल्युमिनियम है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ब्रास है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा? डायमंड। जो डायमंड है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ भी है और प्रकृति का सबसे महंगा पदार्थ भी क्या रहेगा? आपका डायमंड रहेगा। ठीक है, और साथ में इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। डायमंड का एक बारी एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा गया था और एक कई एग्जाम में पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको अपवर्तक नाक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तक नाक। तो ये बच्चा ज़रूर नोट करिएगा 2.42। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ज़्यादा वो चीज़ कठोर होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सबसे ज़्यादा अभी तक है वो किसका मापा गया? डायमंड का 2.42, जिससे ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा इस प्रकृति में कोई कठोर चीज़ है तो कौन सी? आपकी डायमंड। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और बाकी मैं बता देता हूँ, इंडिया में डायमंड जो मिलता है वो आपका मध्य प्रदेश में मिलता है। पन्ना खान बड़ी फेमस है बच्चा किसकी? डायमंड के लिए बड़ी फेमस है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कोहिनूर हीरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये बड़ा फेमस रहा आपके पास डायमंड के लिए। कौन सी खान है? आपकी पन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन नंबर 302 पे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 302 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? पहले क्वेश्चन को समझिएगा। ये बोलता है कि रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट डालता है बच्चा। रिएक्शन की रेट पे क्या करता है? इफेक्ट डालता है। देखो, रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बताइए क्या होता है? तो जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते और घटाते हैं उनको कैटालिस्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? कैटालिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो क्या रहेगा? आपका बी। तो जो कैटालिस्ट होते हैं जब किसी रिएक्शन में पुट किए जाते हैं, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकती है, रिएक्शन की रेट को धीमा भी कर सकते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कैटालिस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में यूज होती है? तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए 3 तरह से होती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए और टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको सॉफ्ट आयरन यानी रॉट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 303 हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे क्या लिखा है? अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करें 304 पे, इन्होंने बोला है कि किस धातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में सिर्फ एक ही ऐसी नॉन मेटल है जिसमें करंट गुजरता है, वो है आपके पास कौन सी? ग्रेफाइट। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। अधातु में सिर्फ एकमात्र ऐसी अधातु है ग्रेफाइट बचा जिसमें करंट जाता है, बाकी किसी भी अधातु में करंट पास नहीं होता। मेटल में सभी मेटल में करंट पास होता है, पर उसमें भी एक अपवाद है। लेड, पीवी एकमात्र धातु है जिसमें करंट पास नहीं होता, जिसमें करंट बेटा यानी विद्युत पास नहीं होता। तो आप ऐसे रखिएगा, पास नहीं होता, इस तरह से नोट कर लेना इसको। तो अगर पूछे बच्चा धातु में कि कोई ऐसी धातु बताइए जिसमें करंट नहीं पास होता, तो आप याद रखिएगा लेड है। और अगर आपसे पूछे बाकी सभी धातु में करंट जाता है, ठीक है, अधातु में किसी में करंट पास नहीं होता, सिर्फ ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें करंट पास होता है। इसके पास रीजन होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। क्या होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अगर ऑप्शन से डिस्कस करें कुछ क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन में एक सिलिकॉन दिया है। सिलिकॉन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की चिप। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। कंप्यूटर की चिप, कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है बेटा? सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। इसको जरूर नोट करिएगा। और भारत में सिलिकॉन वैली, अगर पूछे भारत में सिलिकॉन वैली तो ये बोलते हैं बेंगलुरु को।
किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, आईटी सिटी भी बेंगलुरु को कहा जाता है और भारत का बगीचा भी बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लीजिएगा। सिलिकॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ना तो ये मेटल में आती है ना ही ये नॉन मेटल में आती है, इसको मेटालॉइड्स कहते हैं। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज रहती है सिलिकॉन में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 305 बोलता है कार्बन क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो कार्बन है ये अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है और इसका जो एटॉमिक नंबर है जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहते हैं बेटा एटॉमिक नंबर को। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। कितना है? 6 है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। और साथ में इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं थोड़े फिर से आपको बता रहा हूँ। कार्बन एक नॉन मेटल में आती है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन के जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, जिन्हें क्या कौन सी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल में होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है बच्चा? 4 होती है। इसको याद करना। कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म डायमंड होती है और इसके 2 अपरूप है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 306 पे देखते हैं। ये बोलता है हीरा और ग्रेफाइट क्या है। ठीक है, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो होता है ये आइसोमर्स है, बिल्कुल नहीं है। एलोट्रॉप्स, बिल्कुल सही है, ये एलोट्रॉप्स है या फिर इनको अपरूप भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? अपरूप। अपरूप भी कहते हैं या फिर इनको एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरूप। तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप वैसे हीरा होता है, पर इसमें हीरा ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे क्या रहेगा आपका? ग्रेफाइट। ठीक है, प्योर फॉर्म कार्बन की। अगला है अमरगम मिश्रित धातु में पाए जाने वाली मुख्य धातु क्या होती है। देखो पहली बात है मिश्रित धातु का जिक्र हो रहा है। मिश्रित धातु का मतलब है कोई धातु जब मिक्स होती है, जब धातुएं मिक्स होती है तो क्या बोलती है? मिश्रित धातुएं। बोलता है जो अमलगम है ये एक मिश्रित धातु है, इसमें कौन सी धातु मुख्यतः होती है। तो ऐसे समझो कि पहली बात यहाँ मिश्रित धातु की बात हुई तो बहुत सारी धातुएं मिक्स होगी, पर ध्यान देना जो अमलगम है बच्चा इसमें ज़्यादा मात्रा किसकी रहती है? पारे की। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आप याद करिएगा। अमलगम जो मिश्रित धातु वो किसकी होती है? पारे की होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा? मरकरी। यानी इसमें मरकरी मेटल ज़्यादा मात्रा में होती है। मेटल और भी होती है क्योंकि ये नाम ही इसका मिश्रित धातु है। ठीक है, नाम भी मिश्रित धातु है पर बहुत सारी धातु होगी, पर उसमें जो मेजर मेटल रहने वाली है वो क्या रहेगी? आपकी मरकरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। तो अमलगम, आइंदा के लिए भी ध्यान देना कि अमलगम धातु में कौन सी धातु मेजर होती है। चलिए सेकंड देखिएगा। तांबा, जस्ता, निकल से बनने वाली मिश्र धातु का नाम बताइए। आपको कोई एलॉय बतानी है जो किससे बनती है? कॉपर, जिंक एंड निकल से। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या दे रखा है। इन्होंने ऑप्शन में दिया है कि स्टेनलेस स्टील बनता है, तांबा, स्टेनलेस स्टील। तो इस बच्चा मैं बता देता हूँ, स्टेनलेस स्टील जो होता है एक्चुअल में, स्टेनलेस स्टील का मैं यहीं पे एग्जांपल बता देता हूँ। स्टेनलेस स्टील बनता है क्रोमियम से, कॉपर से, निकल से और इसमें आयरन भी हो सकता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा भी हो सकती है। तो जो स्टेनलेस स्टील है वो क्रोमियम, कॉपर, निकल और आयरन की मेटल से बनता है, इन मेटल से बनता है, पर ऐसा पीछे ऑप्शन में नहीं दिया था तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरा ऑप्शन पीतल। पीतल आपको मैं बता देता हूँ, ब्रास जो बनता है कॉपर प्लस जिंक से बनता है। कॉपर और जिंक से क्या बनता है आपका? ब्रास। तो आपको पता पीछे ऑप्शन ऐसा नहीं है, पर ध्यान देना बच्चा, अगले पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि बताइए पीतल की इसका मिश्रण होता है, तो कॉपर प्लस जिंक। इसमें कॉपर ज़्यादा होता है, 90% होता है, जिंक आपका 10% रहता है। अगला बोल रहा है ब्राउन्स। ब्रॉन्ज जो बनता है ये कॉपर प्लस टिन से बनता है। कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका? ब्रॉन्ज, यानी जिसको हम कांसा बोलते हैं। तो इसमें भी कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पर ये पीछे ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो इसका मतलब जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा डी।
क्या रहेगा आंसर आपका डी। क्लियर है सबका। क्वेश्चन नंबर 311 पर ये रिलेटेड क्वेश्चन बच्चा जरूर नोट करिएगा कि स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, पीतल किसका मिश्रण है और कांसा किसका मिश्रण है। ये आपको आगे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कैरोसिन ऑयल में बच्चा वो क्या रखा जाता है, सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। जो सोडियम होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम होता है। मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, सबसे ज़्यादा क्रियाशील। अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा क्रियाशील बताइए तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपका पोटाशियम रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या रहता है आपका, पोटाशियम रहता है। और दूसरे नंबर पे क्या रहता है, दूसरे नंबर पे रहता है बच्चा आपके पास चीज़ सोडियम, ठीक है। पहली बात तो क्लेम करते हैं। अच्छा, सोडियम को मिट्टी के तेल में इसीलिए रखते हैं क्योंकि अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाया जाए तो ये बच्चा आग पकड़ लेता है, यानी जल जाती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है, ठीक है। अब आप पानी में कभी डालो तो पानी में क्या होगा, पानी में H2O है, ऑक्सीजन होगा तो ये जल जाती है। तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि भाई सोडियम को अगर पानी में डाला जाए तो क्या होगा, सोडियम पानी में जलती है, ठीक है। ऐसे भी बनता है। और सोडियम की एक और खासियत है, आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन लिख सकते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ठीक है बच्चा। इसके बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये भी पेपर में आया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी आउटरमोस्ट शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो इसका एक रीज़न ये भी है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एटॉमिक नंबर 11 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, ठीक है। और सोडियम एक ऐसी मेटल, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी आप इसका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सोडियम की बात कर रहे थे। और अगर कोई पूछे कि मानव मस्तिष्क, हम जो ब्रेन है, मानव के ब्रेन के लिए या मस्तिष्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेटल कौन सी रहेगी, तो सोडियम होती है। सोडियम हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 312, लोहे के सबसे शुद्धतम रूप को क्या कहते हैं। लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप है उसको पिटवा लोहा कहते हैं। पिटवा लोहा का ही क्या बोलते हैं बेटा, रॉट आयरन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, ठीक है। तो इसको नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 313, क्वेश्चन नंबर 313 क्या बोलता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो किस मेटल का प्रयोग करते हैं, जिंक का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, सूखी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसका बना होता है। सूखी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बेटा वो कार्बन का बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कार्बन का बना होता है और इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है बेटा वो ढक दिया जाता है इसका, ठीक है। जबकि इसका नेगेटिव टर्मिनल जो इसके बाहर लेयर होती है वो जिंक की होती है। नेगेटिव टर्मिनल जिंक का बना होता है और पॉजिटिव टर्मिनल किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है सूखी बैटरी का। चलिए हो गया कंप्लीट। कोई वस्तु जिसे तार में आवरण कर सकते उसे क्या कहते हैं। जब किसी धातु को आप पीट कर तारे बनाते हैं तो इसको तन्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तन्यता, और इंग्लिश में बोलते हैं डक्टेबिलिटी। जब किसी धातु को पीट पीट कर आप लंबी लंबी तारे बना सकते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु होती है आपके पास, मेटल होती है, वो होती है सोना। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है आपकी, सोना। सोने को आप पीट पीट कर पतली पतली तारे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जो मोस्ट डक्टाइल मेटल में आता है वो कौन सा रहेगा आपका, सोना, Au रहेगा, ठीक है। और आपने ध्यान देना तन्यता किसको बोलते हैं, जब धातु को पीट कर क्या बनाई जाती है, तारे बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। तो ये तो हो गया डक्टेबिलिटी, तो हमने कर लिया डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 316 क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का मुख्य आयस्क क्या है। व्हाट इज द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम। देखो अगर आप किसी बच्चे को ये पता नहीं है कि ओर क्या होती है, धरती के नीचे से जब हम मेटल लेते हैं तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होती। जैसे मानिए समझिए कि हमें लोहा है, तो जब धरती के नीचे माइनिंग करेंगे बेटा तो जो लोहा होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी मिली होती है। तो उन सब को मिला के उसको ओर कहा जाता है।
लोहा भी है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी उसके साथ जुड़ी है, तो पूरी की पूरी वो चीज़ क्या कहलाएगी, ओर कहलाती है, और वहाँ से आपको धातु मिलने वाली है। तो इसीलिए अलग अलग मेटल की अलग अलग ओर होती है। तो जैसे लोहे की हेमेटाइट होती है, ठीक है, तो सिनेवार मरकरी की है। तो इसी तरह से यहाँ पे पूछा है, तो अब आइंदा के लिए ध्यान देना, ओर का मतलब क्या होता है, जहाँ से धातुएं प्राप्त होती है उसको ओर कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। बोलता है एल्युमिनियम का बताओ, तो एल्युमिनियम का होता है बेटा बॉक्साइड। क्या होता है, बॉक्साइड। और बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है B2, नहीं बॉक्साइड का नहीं, हाँ ठीक है, बॉक्साइड है आपके पास इसका। और कैलेमाइन कैल्शियम की होती है, क्रायोलाइट भी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है। चलिए यही इसका राइट आंसर रहेगा बच्चा, बॉक्साइड ही है, ठीक है। एक बॉक्साइड है, एक इसमें ना बेटा बोरेक्स भी होता है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। एक बोरेक्स होता है, एक बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड आएगा तो पेपर में एल्युमिनियम करके आना, पर अगर बोरेक्स आ गया तो आपने करके आना सोडियम। क्या करके आना, सोडियम। एक्चुअल में जो बोरेक्स है वो सोडियम का ओर है, और जो बॉक्साइड है वो किसका है, एल्युमिनियम का। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आइए 317 पे। यूरिया इज द फर्टिलाइजर ऑफ, आपको पता है यूरिया उर्वरक है किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका नाइट्रोजन है। यूरिया में नाइट्रोजन मैक्सिमम मात्रा में होती है 46.6%। कभी परसेंटेज पूछ लिया जाए तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 46.6%, सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन होती है। और अगर मैं रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं, पेड़ पौधों के लिए कौन सा तत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नाइट्रोजन करके आइएगा, ठीक है। अगर पूछे लेबोरेटरी में बनने वाला पहला केमिकल बताइए, तो आपने यूरिया करके आना है। क्या करके आना है, यूरिया। लेबोरेटरी में बनने वाला पहला केमिकल भी क्या था आपका, यूरिया था। और साथ में यूरिया का फॉर्मूला लिखना है तो लिख दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CONH2, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, यूरिया का। तो रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लेना, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, ठीक है। और अगर पूछे मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, मानव शरीर में यूरिया की बात आएगी तो ध्यान देना, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है बेटा, यकृत में। कहाँ बनता है मानव शरीर में यूरिया, यकृत में बनता है। और अगर पूछे हमारे बॉडी से यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो बॉडी से यूरिया का उत्सर्जन करता है किडनियाँ। कौन करती है, किडनियाँ, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए कि यूरिया बनता है लीवर में, यूरिया का उत्सर्जन करती है किडनियाँ। यूरिया का फॉर्मूला यहाँ रहा आपके पास, यूरिया में मैक्सिमम मात्रा में नाइट्रोजन होती है, और कितने परसेंट होती है, 46.6%। चलिए रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। माइका क्वेश्चन यहाँ पे है, माइका इज द फॉर्म ऑफ, एक्चुअल में माइका जो होते हैं मिनरल को बोलते हैं। तो माइका जो है बच्चा एक तरह का मिनरल है, मिनरल मतलब धातु से मिली है, ठीक है। लोहे का आयस्क बताइए, लोहे का आयस्क क्या है बच्चा आपका, हेमेटाइट है। लोहे का आयस्क क्या आपका, हेमेटाइट है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का बताता, क्यूप्राइड कॉपर का है, डोलोमाइट ये कैल्शियम का है, ठीक है। बस तो ये आपके रिलेटेड ऑप्शन आ गए। रिलेटेड क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना बेटा, साइंस का बेस्ट तरीका होता है कि आप रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करो, उनके एक एक क्वेश्चन पता हो तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाता है। चलिए सोडियम क्या है, तो मैंने बताया सोडियम एक मिक्सचर है, तो सोडियम आपने पढ़ा, सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या एक धातु है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। यहाँ बोला है कि सोडियम क्या है, यहाँ लिखा है नॉन मेटल है, तो मैंने बताया सोडियम नॉन मेटल नहीं आती, सोडियम जो आती है बच्चा ये मेटल में आती है। आपका आंसर क्या रहने वाला, सोडियम एक धातु है, ठीक है। डैश हाइड्रोजन का आइसोटोप है, देखो आइसोटोप इसमें से कौन सा है, वाटर है, नहीं गलत है। ड्यूटेरियम बिल्कुल सही है, ड्यूटेरियम इसका आइसोटोप है। नोट करेगा, ड्यूटेरियम क्या इसका आइसोटोप है, इसको नोट कर लो बेटा, ड्यूटेरियम क्या इसका आइसोटोप है। और ड्यूटेरियम आपको भारी जल बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। अगर कोई पूछे भारी जल का फॉर्मूला बताइए, तो भारी जल का फॉर्मूला जो होता है D2O, इसको क्या पढ़ते हैं, ड्यूटेरियम, क्या पढ़ते हैं इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, इसको याद कर लेना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का फॉर्मूला ये। यहाँ आइसोटोप की बात हो रही तो रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3। और आइसोटोप का एक और पॉइंट बना देता है, ये 3 आइसोटोप ये होते हैं, ये होते 3 आइसोटोप।
हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। अगर कभी भी आगे जिक्र हो कि आइसोटोप क्या होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर मास नंबर डिफरेंट होते हैं उनको आइसोटोप कहा जाता है। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिनमें से एक आपका ड्यूटेरियम भी होता है, एक आपका ट्रिटियम होता है। ट्रिटियम इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि ट्रिटियम कौन सा है जो इसका रेडियो एक्टिव है, तो आपको मैं लिखा देता हूं रेडियो एक्टिव। इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी है, एक पेपर में आता है ट्रिटियम। ठीक है, कौन सा है? ट्रिटियम। तो ट्रिटियम जो है इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ड्यूटेरियम मैंने बता दिया, ये आपका भारी जल को बोलते हैं, और एक आपका प्रोटियम था, तो ये आप 3 याद कर लेना। फिलहाल इतना याद करो कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है? 3 है, और हल्का सा पता हो कि आइसोटोप क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक आइसोटोप का जिक्र हुआ है, अगर पेपर में पूछे सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके होते हैं? पॉलिनियम के। पॉलिनियम। अच्छा बच्चा, पेपर में पूछ लिया सबसे ज्यादा आइसोटोप किस धातु के हैं, तो आप नोट कर लेना सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके होते हैं? पॉलिनियम के होते हैं। 27 आइसोटोप होते हैं इसके, 27। चलिए, यहाँ तक रिलेटेड क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दिया हमने। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को पैकेट में नहीं रखा जा सकता? जिनको आप पैकेट में नहीं रख सकते, तो ये आपको पता है सोडियम को पैकेट में नहीं रख सकते। आपका आंसर रहेगा सी। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? मैंने आपको बताया ये कार्बन के क्या होते हैं बच्चा? अपरूप होते हैं। तो आपके पास जो आंसर रहने वाला है चलिए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? इसका राइट आंसर है अपरूप। आंसर करेगा सी ऑप्शन, आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। आइसोटोप फिर बता रहा हूं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। आइसोबार, जिनके बटा परमाणु भार क्या हो गए? सेम, एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट, क्या बोलेगा उनको? आइसोबार। चलिए, आइसोटोन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए? सेम। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए वो आइसोटोन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या, फिर बता रहा हूं, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी बच्चा? सेम होगी। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? सेम होगी। समझ लाओ, वो आपका क्या है? आइसोटोन है। एलोट्रॉप्स तो चलो अलग बात है। आइसोबार, जिनका परमाणु भार, जिनका परमाणु भार, परमाणु भार क्या होगा बच्चा? सेम होगा। परमाणु भार सेम होगा, क्या बोलेंगे? आइसोबार। आइसोटोप, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, जिनका क्या होगा बेटा? सेम होगा। अब बताइए, बात रह जाएगी, छोटे छोटे पॉइंट है, थोड़ा नोट कर लेना तो हेल्प हो जाएगी आपको क्वेश्चन निकालने में। चलिए, यहाँ पे बोलता है कि कितने न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? देखो ये ऐसा है कुछ, सोडियम 11 और यहाँ पे कितना है? 23। ठीक है, ये आपके पास नंबर है, और आपसे पूछा बताइए इसमें कितने न्यूट्रॉन है। मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ बेटा, इसका हेल्प करता हूँ, सुनिए जरा कैसे। नीचे जितना एटॉमिक नंबर होता है, समझ जाना उतने प्रोटॉन है। उतने क्या बचा? प्रोटॉन है। जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है प्रोटॉन की संख्या को। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 11। ये दो चीजें समझ आ गई। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम। अब रही बात न्यूट्रॉन की, क्यों? तो न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो बता देता हूं बेटा, ये ऊपर वाला नंबर ना मास नंबर होता है, परमाणु भार बोलते हैं इसको, और ये बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो जब परमाणु भार की बात करते हैं, तो जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है, ये बना होता है दो चीजों से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको कई बार पेपर में आता है कि बताइए परमाणु भार जो होता है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना होता है? एटॉमिक मास बना होता है। अब बताइए, जब तुम्हें प्रोटॉन पता है कि 11 है, तो 11 प्लस अब n की वैल्यू क्या होगी? न्यूट्रॉन कितने होगी कि 23 बन जाए? तो नहीं, तो सिंपल तरीका है, 23 में से 11 लेस करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं। कितने बनेंगे बेटा? 12। तो इसका मतलब आइंदा के लिए ऐसे करिएगा कि जितना एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और जब तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर क्या कर दीजिएगा? माइनस, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपके आ जाएंगे।
ठीक है। एक एग्जांपल से और समझते हैं, क्योंकि पेपर में और भी आया था एग्जांपल, यूरेनियम 92 235, ये काफ़ी बार पेपर में आया है। आप लोग इसको खुद भी कर सकते हैं। अब मैंने आपके लिए छोड़ा है क्वेश्चन। 92 अगर आपका एटॉमिक नंबर है तो समझ जाइए नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 ही है, इलेक्ट्रॉन भी 92 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होगी तो बेटा 235 से 92 लेस करिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ? तो धरती पे सबसे अधिक मात्रा में धातु की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन तो नहीं है, पर मैं यही बता देता हूँ, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है। 8% बेटा धरती पे कौन पाई जाती है? एल्युमिनियम होती है। लोहा आपके पास 5% होता है। ऑक्सीजन की बात करूं तो 46.6% होता है। सिलिकॉन की बात करूं तो 27.5% होता है। ये कुछ मेटल्स है जो पेपर में आती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो फिर ये ज़्यादा मेटल, ऑक्सीजन ज़्यादा है। ध्यान देना, यहाँ धातु की बात हो रही है। मेटल में एल्युमिनियम आता, मेटल में ऑक्सीजन नहीं आती। ऑक्सीजन बच्चा गैस है, ऑक्सीजन एक तत्व ले सकते हैं आप। तो ऑक्सीजन अगर पेपर में आएगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व अर्थ सरफेस पे है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन है। तत्वों में बोलेंगे तो ऑक्सीजन है, ठीक है। पर मेटल की बात होगी तो आपको एल्युमिनियम ही बताना पड़ेगा। 8% एल्युमिनियम होता है, ठीक है। तो ये मेटल में है और ये आपके तत्वों की बात हो रही थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 326 बताइए इन्हें क्या कहते हैं? यह है कैल्शियम 35, यह 17 है। देखिए पहले तो आप मुझे इसको मैं एक सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, ये ऐसे है, कैल्शियम 17 और ऊपर क्या है 35, फिर है कैल्शियम 17 और ऊपर क्या है आपका 37। तो अगर आप देखेंगे बच्चा इसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। मास नंबर क्या है? डिफरेंट। तो इनको बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं इनको? आइसोटोप। ये आपका आंसर है। आइसोटोप होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप बोलते हैं। और अगर ये नंबर सेम होते, ये नंबर डिफरेंट होते तो आइसोबार है। तो क्या आपका आइसोबार है। अगर बोलेंगे सर फिर आइसोटोन भी बताओ, आइसोटोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए? सेम। इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आएगी तो आइसोटोन होता है। तो 3 नंबर होते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। तो तीनों चीजें तुम्हें समझ आ जाएगी। एटॉमिक नंबर सेम, मास डिफरेंट, तो आइसोटोप। ये नंबर सेम, नीचे वाले नंबर डिफरेंट, आइसोबार। और अगर इनको माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं तो समझ जाइएगा आइसोटोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 2। सल्फर डैश में आसानी से घुल जाता है, तो सल्फर घुल जाता है आसानी से किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड में ही घुल जाता है बड़े आसानी से। वैसे सॉल्युबल तो अल्कोहल में भी होता है, पर ज़्यादा सॉल्युबल किसमें आसानी से घुल जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 329। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पे किस नाम से जानते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं बेटा धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसको बोलते हैं धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। खाने की सोडे की बात करें तो NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाय कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर की बात हो रही है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। बेकिंग पाउडर पूछा है, ओ सॉरी, ये बेकिंग पाउडर, मैंने सोचा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का बेटा मैंने जो लिखा, ये तो बेकिंग पाउडर तो ये आपका, ठीक है। क्लियर हो गया सबका? तो ये आपके पास पॉइंट है। नेक्स्ट पे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड? केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई क्या होती है? तो देखो बेटा केमिकल कंपाउंड की बात हो रही तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। इसमें एटम तो है नहीं, कहीं एटम इलेक्ट्रॉन हो सकता है नेक्स्ट में दिया हो, यहां पे दिया है आपके पास ऑप्शन। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन रहेगा बच्चा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं केमिकल कंपाउंड में। अगला बोला है व्हाट आर द डिटर्जेंट? डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो सबको पता है ये क्लीनिंग एजेंट होते हैं, ठीक है।
इनको आप सफाई के लिए यूज़ करते हो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसको आप लर्न कर दीजिएगा। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है 23, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब तुम बता सकते हो इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कॉस्टिक सोडे के नाम से, कास्टिक सोडा जो बोलते हैं बेटा, देखो NaOH, ये मैंने बोला खाने का सोडा, क्या बोलते हैं इसको, खाने का सोडा। बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें ताकि आपको सुन सुन के याद हो जाए, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें सुन सुन के याद हो जाए। Na2CO3 इसको बोलते हैं धावन सोडा, क्या बोलते हैं इसको, धावन सोडा, तो ये भी नहीं है। BaOH, NaOH, ये बेटा कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर पेपर में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्स सबसे शक्तिशाली बेस है, सबसे शक्तिशाली बेस। अगर पेपर में पूछे सबसे शक्तिशाली क्षार बताइए, तो सबसे शक्तिशाली जो क्षार में आता है वो NaOH आता है, और इसका जो pH मान है, इसका pH मान लगभग 14 के करीब होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में क्या आता है, NaOH, इसको साबुन भी बोलते हैं, आमतौर पे इसको क्या बोलते हैं, साबुन। तो अगर मान लो कहीं पेपर में आ गया, बताइए साबुन का फॉर्मूला क्या है, NaOH, ठीक है। तो मैंने रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आपको बताया, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। जितनी भी रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही है बच्चा ज़रूर ध्यान से सुनो, या तो सुन के करो, या नहीं तो आपको लग रहा है कुछ नया पॉइंट है तो ज़रूर नोट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 334, जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में मिलती है तो क्या होता है। तो जब चूने के पानी में मिलती है तो पानी कैसा हो जाता है, दूधिया। आपका आंसर रहेगा सी, आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आपके पास इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी निम्नलिखित में से किन तत्वों से बना। बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो सबको पता है बेटा जो पानी बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, रिपीट हो गया, हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायमंड है। किसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, बेरियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और नन ऑफ दिस। देखिए सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट काफ़ी स्टेबल होता है, तो ये नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर है वो बेरियम कार्बोनेट है। बेरियम कार्बोनेट आपका इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, इसीलिए जब आप इसको गर्म करते तो ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए आपसे पूछा व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेटा जिनसे हमें सुगंध आती है, तो बोलता है वाटर, पेट्रोलियम, एटमॉस्फेयर, नन ऑफ दिस। तो ये तो ऐसे भी आपको पता है कौन सा होता है, पेट्रोलियम। और एरोमेटिक कंपाउंड होती है, इनमें रिंग्स होती है बच्चा, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड